नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जेठानी और सास को नौकरानी बनाने वाली छोटी बहू की। सास ने अकल ठिकाने लगा दी। शेफाली ने कहा, माँ जल्दी से मेरे लिए बादाम का शेक बना दो, मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना है। मैं अभी क्लास लेकर आती हूँ। रोहन ने कहा, चाची मेरे लिए भी बादाम का शेक बना दो। मिताली बोली, क्यों, तेरे लिए क्यों बना दूं? तुझे क्या करना है बादाम का शेक पीकर, काला कहीं का। जा अपनी माँ को बोल, उसने बादाम लाकर रखे हुए होंगे, वही बना देगी। रोहन ने कहा, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या? तब तक शेफाली बोलती है, जाओ ना अपनी काली कलूटी माँ के पास, जा जल्दी, तुम्हें घर में सब बहुत लाड प्यार करते हैं तो बहुत बन रहे हो। सरोज ने कहा, यह तुम कैसे बोल रही हो रोहन से? शेफाली, तुम्हें सब प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके साथ बदतमीजी करो। रोहन ने बस शेक बनाने को बोला था तो क्या बिगड़ गया, और ये काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया? मिताली, अपनी बेटी को संभाल लो, ढंग से बोला करे, तुम उसको रोकती क्यों नहीं हो? जाओ जाओ बुढ़िया, आप अपना काम करो, हमारे पैसों पर पल रही हो और हमें ही उपदेश देती हो। आप जाओ अपना काम करो। अरे वो मीरा कहाँ हो, मेरी बेटी के लिए दूध बनाकर ला कर दो, मिताली ने कहा। अभी बनाती हूँ दीदी, ऐसा कहकर रसोई में जाकर मीरा दूध बनाने लगती है। वह अपने बेटे रोहन को भी एक गिलास दूध देने लगती है। इतने में मिताली रसोई में आ जाती है और बोलती है, दूध पिएगा? बाप तो कुछ करता नहीं है, सब मेरे पति की कमाई पर रोटी तोड़ रहे हैं। रोहन दूध का गिलास छोड़कर बोलता है, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं पानी पी लूँगा, आप परेशान न हो, और चला जाता है। मिताली और शेफाली दोनों आए दिन किसी न किसी बात पर मीरा और सरोज को सुनाते रहते हैं, क्योंकि मीरा का पति नौकरी नहीं कर रहा था और मिताली का पति की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। इसलिए मिताली अपनी सास सरोज और अपनी जेठानी मीरा को कुछ नहीं समझती, बस हर समय उनको जलील करने का किसी न किसी तरह से कोई न कोई मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन शेफाली बोली, माँ मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे मेकअप किट लाना है, थोड़ा महंगा है। मिताली बोलती है, ले मेरी लाडो, तू 10 क्या 12,000 का मेकअप किट लेकर आना। इतने में रोहन आता है और बोलता है, चाची चाची, आपने वादा किया था कि आप मुझे मेरी एग्ज़ाम फीस के लिए पैसे देंगी। मुझे एग्ज़ाम फीस के लिए 4,000 रुपयों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप दीजिए ना। मिताली ताना मारते हुए, आया ज़्यादा पढ़ने वाला, जा अपने बाप से पैसे ले ले और मेरा पीछा छोड़। इतना बड़ा हो गया है, अगर बाप के बस का कुछ नहीं है तो तू ही जाकर कमाई कर ले, पर क्या करेगा? मीरा और सरोज की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। सरोज ने कहा, मीरा मत रो, अपना दिल छोटा मत कर, रोहन ज़रूर पढ़ेगा। माँ मैं कैसे पढ़ाऊँ रोहन को, मेरे पास पैसे नहीं हैं और इनको भी कुछ काम नहीं मिल रहा। हमारे इतने सपने थे रोहन को अच्छी शिक्षा दिलाने के, कि मैं उसको अच्छी शिक्षा अवश्य दिलवाऊंगी। माँ हमने किसी का क्या बुरा किया है, क्यों मुझे इतनी परेशानी के दिन देखने पड़ रहे हैं? सरोज ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ला कर देती हूँ। सरोज ऐसा कहकर अपनी अलमारी में से उसको पैसे निकाल कर देती है और कहती है, यह पैसे रोहन को दे देना, कल वो अपनी फीस जमा कर देगा। शेफाली यह सब बातें सुन लेती है और जाकर अपनी माँ मिताली को सब बताती है और कहती है, माँ दादी ने रोहन की फीस के लिए 4,000 दिए हैं। इतने में मिताली गुस्से से भरी हुई मीरा के हाथ से पैसे छीन लेती है। मिताली ने कहा, मेरे पति की कमाई ऐसे ही दिए जा रही हो, पता नहीं कितने पैसे अलमारी में छिपा कर रखी हैं। तुम्हें भी तब समझ आएगा जब तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी शेफाली के लिए पैसे जोड़ने हैं, तुम तो सब हमारी छाती पर ही मूंग दलोगे। मीरा ने कहा, माँ आप परेशान मत होइए, कुछ न कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा, देखते हैं अब ईश्वर क्या करवाता है। सरोज ने कहा, मीरा तुम सुबह से उठकर शाम तक घर के कितने काम करती हो, थोड़ा मिताली को भी करने दिया करो। कोई बात नहीं, अगर मिताली घर का कुछ काम नहीं करती तो मैं कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है माँ, मैं अपने रोहन की अच्छी पढ़ाई के लिए और घर में रहने के लिए सुन लेती हूँ। एक दिन तो हमारे भी दिन बदलेंगे माँ। मीरा ने फिर कहा, बेचारी को आजकल सीढ़ी उतरने चढ़ने में कष्ट होता है माँ। सरोज ने कहा, रहने दो मीरा, मैं सब जानती हूँ, जब शाम को सारा काम हो जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। शाम को सज धज कर सेल्फी लेने अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी कहीं कि मैं उसको अच्छे से समझती हूँ।
तुम ही उसकी हर बात को बर्दाश्त कर जाती हो। मीरा ने कहा, माँ आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे रोहन को पढ़ाना है और घर से भी मैं नहीं निकल सकती। हम मिताली को कुछ भी बोलेंगे तो वह घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानती हैं। सरोज जी कहती हैं, जिस तरीके से वो और उसकी बेटी बदतमीजी से बोलती हैं, मेरा तो खून खौलने लगता है, पर मैं भी कुछ कर नहीं पाती। और तुम हो कि सब कुछ सहने सुनने को तैयार होती हो कि मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए। मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती अगर मिताली सही होती तो। बात बात पर से फाली भी मीरा और सरोज जी की बेइज्जती करती है। सरोज जी ने मिताली से कहा, तुम अपनी बेटी को समझाओ, किसी दिन मेरा हाथ छूट जाएगा। मिताली ने कहा, हाँ हाँ तुम तो मारोगी ही, क्योंकि मेरी बेटी है और आपको तो बेटियां कभी भी अच्छी नहीं लगी। आपको तो बस वह रोहन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जाओ जाओ मेरा मुंह मत खुलवाओ। मीरा स्टोर में जाती है और अपने पिता की दी हुई नटराज की मूर्ति लेकर बेचने के लिए जाने लगती है और सोचती है इसको बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं रोहन की फीस भर पाऊंगी। इतने में मिताली उसको मूर्ति ले जाते हुए देख लेती है और बोलती है, हाँ हाँ अब तो घर का सामान बेचकर ही अपने बेटे को पढ़ाओगी। आज मूर्ति बेचोगी, कल कुछ और बेचोगी, वापस रखो यह मूर्ति। सरोज जी मिताली से कहती हैं, यह मूर्ति वो अपनी शादी के समय लाई थी, उसके पापा ने दी थी। या अब उसको रखे या बेचे उसकी मर्जी है, तुम्हारा क्या। मिताली ने सरोज जी से कहा, आप तो ज़्यादा मत बोलिए, चुप ही रहिए, हर समय अपनी काली बहू की तरफदारी करती रहती हैं। जाओ और अपना काम करो। मूर्ति लेकर वो स्टोर में रख देती है। सोहन मीरा को परेशान देखकर कहता है, मीरा परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करके रोहन की फ़ीस का इंतज़ाम कर दूंगा। मीरा बोलती है, आप जो भी करेंगे सोच समझकर अच्छा ही करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सोहन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और गाड़ी बेचने की बात करके वापस आता है। वह रोहन की फ़ीस के लिए अपनी गाड़ी बेच देते हैं, जिससे रोहन की फ़ीस का इंतज़ाम हो जाता है। जैसे तैसे 2 साल निकल जाते हैं। अब रोहन का आखिरी साल होता है और उसकी फ़ीस देनी होती है। दोनों माँ बेटी खूब दिमाग लगाती हैं। मिताली और शेफाली सोचती हैं, अब तो उनके पास एक बाइक ही बची है, वह ज़रूर उसको ही बेचकर रोहन को पढ़ाएंगे। मिताली सोहन को नाश्ता कराते हुए मीरा से कहते हुए सुन लेती है कि मैकेनिक आने वाला है बाइक ले जाने के लिए, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। अगले दिन दोनों दरवाजे के बाहर जाकर सोचने लगती हैं कि क्या करना चाहिए और दोनों ज़ोर ज़ोर से आपस में बातें करने लगती हैं। अरे अच्छा है, आज तो हमारे घर की मनहूस बाइक बिक जाएगी और हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। वह मैकेनिक इन सब बातों को सुन लेता है और बाइक खरीदने से मना करने लगता है। सोहन को जितनी कीमत बाइक की तय हुई थी उससे कम में बाइक बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। वह अपने बेटे के सामने किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, चाहे उसको कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। मिताली और शेफाली अपनी चाल में कामयाब हो जाती हैं और वह दोनों खूब हंसती हैं। मिताली शेफाली से कहती है, मैं तो बहुत सीधी रही, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं तो अगर कुछ भी करती हूँ तो मेरी चाल पकड़ी जाती है। शेफाली तुम कितनी समझदार हो, 1 मिनट में सबके मुंह बंद कर देती हो। ऐसा कहकर दोनों हंसती हुई अंदर चली जाती हैं। शेफाली चाहती थी कि किसी भी तरह से रोहन आगे न पढ़ पाए। वह रोहन को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। वह रात को 1 बजे बहुत तेज साउंड पर म्यूजिक चला देती है। मिताली ने पूछा शेफाली से कि तुम इतनी जोर से म्यूजिक क्यों चलाया है, रात को तो सोने दो। शेफाली ने कहा, माँ अपने कानों में रुई लगाओ और सो जाओ, तुम समझती नहीं हो, रोहन पढ़ न पाए इसलिए मैंने यह करना शुरू किया है। मैं भी देखती हूँ कि इस बार वो कैसे प्रथम आता है, कहकर नाचना शुरू कर देती है। मिताली शेफाली से बोली, हर समय रोहन के लिए बात करती है, कभी तो अपनी पढ़ाई के लिए भी बात कर लिया कर, हमेशा नीचे से पास होती है, शर्म नहीं आती तुझे। शेफाली ने कहा, माँ छोड़ो ना आप ये सब बातें और मुझे 10,000 रुपया दे दो। और दूसरी तरफ मीरा रोहन के पास आकर कहती है, बेटा आप सो जाओ, 1 बज रहा है, सुबह तुम्हें पेपर देने जाना है। रोहन ने कहा, नहीं माँ तुम सो जाओ, अभी मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है। आप तो जानती ही हो कि शेफाली ने मेरे सारे नोट्स चला दिए थे, अब मुझे किताब से ही पढ़ना है, अभी मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा।
तभी रोहन ने तेज आवाज में बजता हुआ म्यूजिक सुना तो वह थोड़ी देर तो परेशान हुआ। बाद में उसने रुई लेकर अपने कानों में लगा ली, क्योंकि उसको पढ़ने की लगन थी। उसको अपने माता पिता को खुश रखना था और वह तभी संभव था जब वह लगन से पढ़ाई करता। और फिर जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है। अब यह रोज का नियम हो गया। रोज रोज शेफाली और मिताली नई नई चालें चलती रहती थीं। अब तो उन्होंने सरोज जी की दवाइयाँ भी बंद कर दी थी। एक दिन अचानक से सरोज जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तब उनके पति मोहन जी बोलते हैं, सरोज उठो, कुछ खाकर दवाई ले लो। सरोज जी कहती हैं, मुझसे पानी तक नहीं उठाकर पिया जा रहा है, मैं कुछ खाने के लिए कैसे ले सकती हूँ। मोहन जी ने कहा, मीरा कहाँ है, उसको तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। अरे याद आया, मीरा और सोहन तो आज ही सुबह पहाड़ी वाले मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं, कल शाम तक आएंगे। लेकिन मिताली को तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। सरोज जी ने कहा, मिताली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसने तो मेरे बीपी और शुगर तक की दवाइयाँ बंद कर दी है। मोहन जी बाहर आकर गुस्से में तेज आवाज़ में बोलते हुए, मिताली मिताली इधर आओ, देखो सरोज जी की तबीयत खराब है और तुमने सरोज जी की दवाइयाँ क्यों बंद कर दी। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया। मिताली चीखते हुए कहती है, हर समय आपको बस बैठे बैठे बोलने का काम है। मैं क्या करूं, अगर तबीयत खराब है तो आप खुद क्यों नहीं दवाई दे देते, आप क्यों नहीं दवाई ले आते। आप सब के सब मेरे पति के पैसों पर ही ऐश कर रहे हो। इतने में बाहर से मिताली का पति मदन आ जाता है और पूछता है कि यह सब घर में क्या हो रहा है। मदन ने मिताली से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ की दवाइयाँ बंद करने की, और ये तुम बाबूजी से कैसे बोल रही हो। चलो जाओ, इनको खाने को ला कर दो। मिताली मदन से बोली, तुम बड़े आए अपने माँ बाबूजी की हिमायत लेने वाले, जाओ और खुद ही खाने को दे दो। सारा सारा दिन बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो, जैसे कि मैं तो इस घर में नौकर बनकर आई हूँ। मदन रसोई से जाकर सरोज जी को चाय ब्रेड ला कर देता है और दवाइयाँ ला कर देता है। मोहन जी कहते हैं कि यह घर मेरा है मिताली, मैंने गलती की जो तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें तो इस घर से बाहर पहले ही निकाल देना चाहिए था। इतने में शेफाली आ जाती है और कहती है, आप यह क्या बोल रहे हैं। शेफाली मिताली से कहती है, माँ तुम चुपचाप इतना सब बातें कैसे सुन लेती हो। मिताली ने कहा, मैं सीधी हूँ ना इसलिए। शेफाली ने कहा, इसलिए सबकी बातें चुपचाप सुन लेती हो। अभी इन सबको मज़ा चिखाती हूँ मैं, इन सब के नाम से थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ और इन पर दहेज का इल्ज़ाम लगा देती हूँ। इन सबको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में आकर शेफाली अपनी माँ से कहती है, माँ इस बुढ़े को तो मैं सुबह बताती हूँ, कैसे बोल रहा था कि घर से निकल जाओ। सुबह उठकर रोज जल चढ़ाने जाता है ना, तब देखती हूँ अगले दिन कैसे पूजा करता है। अगले दिन सुबह मदन जी जब छत पर जल चढ़ाने जाते हैं, ओम सूर्याय नमः मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। इतने में शेफाली सीढ़ियों पर तेल डाल देती है और मदन जी का पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और वह लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। सब जैसे तैसे उन्हें उठाकर बैठाते हैं। डॉक्टर मोहन जी को पूरा बेड रेस्ट बोल देता है और कहता है कि बुढ़ापे में हड्डी का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप जितना आराम करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ टाइम तक तो तुम्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने क्लिनिक पर चला जाता है। अब तो मीरा के लिए और भी काम बढ़ गया। मिताली तो कुछ काम करती नहीं थी, अब बीमार ससुर का काम और ऊपर से मदद करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब मीरा कपड़े धोने के लिए गई और जैसे ही मशीन में कपड़े डालने लगी, शेफाली मीरा से कहती है, बड़ी माँ मशीन खराब हो गई है, अब आप हाथ से कपड़े धो लो और मेरे कमरे में भी कपड़े रखे हैं वह भी ले लेना। मीरा ने शेफाली से कहा, शेफाली अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े खुद धो सकती हो। शेफाली गुस्से से बड़बड़ाती हुई जाती है। तभी उसे मिताली नजर आती है। माँ देखो यह क्या कर रही हैं, ये मुझसे कह रही हैं कि ये सारे कपड़े तुम धोओगी। हाय माँ अब तुम ही बोलो कि अब मैं क्या करूँ। मिताली गुस्से में मीरा से कहती है, तुमने मेरी बेटी को कपड़े धोने को बोला है, अब जाओ और मेरे कपड़े में भी बेडशीट पड़ी हुई है वह भी धो देना। 2 दिन हो गए उतरी नहीं है और जो कपड़े हैं वो सब हाथ से धो लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कपड़े धोने को बोलने की। तभी रोहन कॉलेज से वापस आ जाता है और मीरा से कहता है कि माँ
आप कितनी मेहनत करती हो, लाओ मैं आपके साथ कपड़े धुलवा देता हूँ। और मीरा की मदद करने लगता है। रोहन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, वह उसकी किसी न किसी काम में मदद करवाता रहता था। सरोज जी यह देखकर बहुत खुश होती थी कि रोहन कितना अच्छा बच्चा है। और उधर शेफाली किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे सबकी जिंदगी कट रही थी। मिताली और शेफाली आए दिन कोई न कोई साजिश करती रहती थी। रोहन के पेपर करीब आ गए थे। पेपर तो शेफाली के भी थे, परंतु शेफाली को अपने पेपरों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह तो बस रोहन को परेशान करने में अपनी सारी एनर्जी लगाती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि कल रोहन का पेपर है। सुबह मीरा उठकर खाना बना रही थी। उसने सबका खाना लगा दिया। दोनों उस दिन सुबह जल्दी उठी। दोनों ने भरपेट नाश्ता किया और बचे हुए सारे खाने को डस्टबिन में डाल दिया। इतने में मीरा और सरोज जी रसोई में आती हैं। वह उन दोनों को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखती हैं और मिताली से पूछती हैं, यह तुम क्या कर रही हो? खाना क्यों डस्टबिन में फेंक रही हो? अभी तो किसी ने भी नहीं खाया है। तो वह कहती है, ये मेरे पति की कमाई का खाना है, मैं चाहे खाऊं या फेंक दूं, मेरी मर्जी। तुम कौन होती हो मुझको कुछ भी कहने वाली? जाओ, एक बंदे के लिए प्लेट में खाना रखा है, जिसको खाना है वो खा लेना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी रोहन वहाँ से आता है और मीरा से कहता है, माँ मुझे खाना दे दो। वह कहती है, बेटा तू खाना खा ले। पर तभी रोहन देखता है कि खाना तो एक ही प्लेट में है। रोहन ने मीरा से कहा, माँ खाना आप लोग खा लेना, आप सारा दिन मेहनत करते हो, मैं आकर खा लूँगा। ऐसा कहकर वह पेपर देने चला जाता है। सरोज और मीरा दोनों आधा आधा खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उसी सोफे पर बेहोश हो जाती हैं जहाँ बैठकर वो दोनों खाना खा रही थी। वो वहीं के वहीं लुढ़क जाती हैं। थोड़ी देर में मिताली और शेफाली दोनों देखती हैं कि रोहन तो खाना खाकर ही नहीं गया। शेफाली का प्लान था कि रोहन खाना खाएगा और पेपर में बेहोश हो जाएगा और सब सोचेंगे कि सारी रात जागने की वजह से उसको चक्कर आ गया होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वह दोनों मीरा और सरोज जी को सोफे पर बेहोश देखकर भी एक दूसरे से कहती हैं, चलो हमें क्या पता इनको क्या हुआ है, ये दोनों क्यों सो गए। यहाँ तो सोचा हुआ कुछ होता ही नहीं, उसका उल्टा ही हो जाता है। इन दोनों को सोफे पर ही रहने देते हैं और हम दोनों बाजार चले जाते हैं। उधर थोड़ी देर पहले सरोज नाश्ता करते करते अपनी बहन रमा से बातें कर रही थी और उसको बता रही थी कि कैसे मिताली ने और शेफाली ने नाक में दम कर रखा है, एवं बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ से रमा बोलती रहती है, हेलो हेलो हेलो, परंतु उसे कोई आवाज़ नहीं आती। रमा जी की बहू सायरा रमा जी से कहती है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई है, आप जाओ देखो कि वहाँ क्या हुआ है। अगर आपसे बात नहीं संभले तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। रमा ने अपनी बहू से कहा, तू अपनी सास को जानती तो है, मैं सब संभाल लूँगी। ऐसे कितनी ही मिताली को मैं ठीक कर चुकी हूँ। और टैक्सी लेकर अपनी बहन सरोज जी के घर के लिए निकल जाती हैं। वह वहाँ जाकर देखती हैं कि मीरा और सरोज दोनों बेहोश पड़ी हैं। वह उन दोनों को होश में लाती हैं। सरोज रमा जी को सारी बात बताती है। रमा समझ जाती है, अच्छा तो यह सब मिताली और शेफाली ने रोहन के लिए किया होगा। वह दोनों हर समय सभी का बुरा सोचती रहती हैं। रमा जी सरोज जी से कहती हैं कि अब मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को सुधार दूंगी। अभी वो दोनों मुझे जानती नहीं हैं। और दीदी तुम कब से इतनी कमज़ोर हो गई हो जो तुम मिताली को सही नहीं कर पाई, तुम तो ऐसी नहीं थी। सरोज जी रमा से कहती हैं, क्या करूँ, मेरे से अब बात नहीं संभल रही है और मैं डरती हूँ कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी न आए, इसलिए चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती हूँ। मीरा उठकर मासी के लिए और सब के लिए दोबारा खाना बनाती है। इतने में शेफाली और मिताली बाजार से वापस आ जाते हैं। वह दोनों मासी को देखकर बोलती हैं, यहाँ अब तुम भी आ गई, पहले ही क्या कम लोग थे। तब रमा कहती है, मैं यहाँ अपनी बहन बहनोई के घर आई हूँ और जब तक मेरा मन आएगा तब तक यहीं रहूँगी। तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाली? जाओ और अपना काम करो। और हाँ, यह जो तुम कहती हो ना कि मेरा पति कमाता है और सब खाते हैं, तो सुन लो, मेरी विदेशी बहू ने मुझे भर भर कर पैसे दिए हैं, जो सर्विस भी करती है। रमा जी अपनी बहन को बैग देते हुए कहती हैं, लो दीदी, यह बैग संभाल कर रख लो, इसमें बहुत सारे रुपए हैं, ध्यान से रखना, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगी। ऐसा कहकर वह सरोज जी को बैग दे देती हैं और सरोज जी जाकर वह बैग अपनी अलमारी में रख देती हैं। यह बात शेफाली सुन लेती है और वह अपनी माँ मिताली के पास जाती है
माँ दादी को रमा दादी ने एक बैग दिया है और वह कह रही थी कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। दादी ने वह बैग अपनी अलमारी में रखा है। मिताली अलमारी की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि उस अलमारी से तो मेरा पुराना नाता है, उसमें से तो मैं पैसा चुरा ही लूँगी। मैं भी देखती हूँ कैसे वो अब अपने पैसों का रौब जमाती हैं। अगले दिन सरोज और रमा रसोई का सारा सामान ले आती हैं और मीरा को दे देती हैं और मीरा से बोलती हैं, जाओ जाकर सबके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाओ। मीरा सोचती है, चलो आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, और वो बड़ी मेहनत से सबकी पसंद का खाना बनाती है। फिर सबने पेट भरकर खाना खाया। रमा बोलती है, दीदी मीरा आओ हम भी साथ खाना खाते हैं। मीरा तुम भी अपनी प्लेट लगा लो। उधर से फाली बोलती है, माँ रसोई से आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं आज क्या बन रहा है। तब मिताली कहती है, बन रहा होगा वही रोज वाला खाना, मुझसे बिना पूछे मीरा क्या ही बनाएगी, वह हमारे घर की नौकरानी ही तो है। उधर जब तीनों खाना खा चुकी होती हैं तो रमा जी कहती हैं, आप सबने खा लिया ना, तो बचा हुआ खाना ले आओ। मीरा रमा को बताती है कि अभी शेफाली और मिताली खाने के लिए रह गई हैं। रमा जी मीरा से कहती हैं, अरे छोड़ ना उनको, उनसे हमें क्या लेना, जा जैसी मैं कहती हूँ ऐसा ही कर, बचा हुआ सारा खाना लेकर। फिर रमा बचे हुए सारे खाने को खा लेती है और लंबी सी डकार लेते हुए बोलती है, अब आएगा मज़ा। इतने में मिताली और शेफाली आती हैं और बोलती है, मीरा हमारे लिए खाना लगाओ। खाना तो ख़त्म हो गया। रमा जी बोलती हैं, तुम जाओ अपने और अपनी बेटी के लिए खुद बना लो। मिताली गुस्से में मीरा से कहती है, मीरा उठो और हम दोनों के लिए खाना बनाओ। मेरे पति के पैसों का खाना खाकर तुम यहाँ आराम से टांग पसार कर बैठी हो, उठो जाओ जाकर खाना बनाओ। रमा मिताली से कहती है, खाना तुम खुद बनाओ। मिताली बुनबुनाती हुई रसोई में जाती है और सूखी ब्रेड चाय बनाकर शेफाली को दे देती है। शेफाली अपने माँ से कहती है, माँ यह क्या है, मुझसे यह सब नहीं खाया जाएगा। मिताली ने कहा, ज़्यादा आई कहीं की गवर्नर हो, चल चल जो दिया है चुपचाप से खा ले। शेफाली ने कहा, देखो रोहन की माँ रोहन के लिए कितना अच्छा खाना बनाती है और एक आप है जो मुझे सूखी ब्रेड दे रही हो। मिताली ने कहा, खाना है तो खा वरना रहने दे, और दोनों जैसे तैसे अपना पेट भरती हैं। दूसरी तरफ रमा जी अपनी बहू सायरा को वहाँ की सारी अपडेट देती हैं। सायरा रमा जी से कहती है, मदर इन लॉ आप मिताली को कम मत समझना, वह ज़रूर कोई ना कोई नई चाल चलेगी, अब आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। रमा जी सायरा से कहती हैं, अभी तू अपनी सास को नहीं जानती, मैं सब संभाल लूँगी और तुम्हें समय समय पर सब अपडेट देती रहूँगी। चलो अब सो जाते हैं, अभी तो सुबह मिताली को एक और झटका देना है। मिताली सबके सामने पैर पटकते हुए मीरा को सुनाते हुए चली जाती है, पति तो कुछ कमाता नहीं, देखती हूँ कितने दिन मीरा तुम्हारे पैसों पर खाएगी। मीरा सोचती है कि सही तो कह रही है मिताली, पति का तो कुछ भी काम नहीं है, और थोड़ी परेशान सी हो जाती है। रमा सरोज जी से, दीदी तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सोहन काफ़ी समय से कोई काम नहीं कर रहा, मेरी बहू सायरा अब तक सब सही करवा देती। चलो कोई बात नहीं, अब सब सही हो जाएगा, मैं उससे बात करती हूँ। सुबह सुबह रमा मशीन से सबके कपड़े धो रही थी कि इतने में से फाली वहाँ आती है और रमा जी से कहती है, ये तुमने हमारी मशीन क्यों चलाई, मीरा हाथ से कपड़े क्यों नहीं धो सकती। रमा ने कहा, जा अपना काम कर, यह चकचक नहीं चाहिए मुझे, ये मशीन मैंने अपने पैसों से मंगाई है और तुम्हारी वह पुरानी मशीन बाहर रखी हुई है, जाओ तुम चाहो तो अपने कपड़े हाथ से धो लो, और हाँ सुनो शेफाली, उस कामचोर मिताली को भी बोल देना। इतने में मिताली बाहर आ जाती है। मिताली रमा जी और शेफाली से बोलती है, यह सब क्या हो रहा है। रमा जी मिताली से कहती है, मतलब क्या है, अरे अपने कपड़े धो रहे हैं, तुम अपने कपड़े हाथ से धो लो, और रह रखी तुम्हारी पुरानी खटारा मशीन। फिर रमा जी मिताली से कहती हैं, और सुनो मिताली, यह कपड़े बाल्टी में ले जाकर ऊपर सुखाया हो, बेचारी मीरा सारा दिन काम करके थक जाती है। बुझे मन से मिताली ऊपर कपड़े सुखाने जाती है तो पीछे पीछे रमा जी भी आ जाती हैं और गुनगुनाती हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। रमा जी मिताली, ये जो मैंने चश्मा लगाया है ना, ये मेरी विदेशी बहू लाई थी मेरे लिए। मिताली कपड़े सुखाती जाती है और मन ही मन बहुत गुस्से में सोचती रहती है कि देखती हूँ कितने दिन रहेंगी ये यहाँ पर, इनको तो मैं सबक सिखाकर ही मानूंगी। रोज़ रोज़ धूप में कपड़े सुखाने से तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, उस काली मीरा की तरह। दूसरी तरफ रोहन के पेपर ख़त्म हो जाते हैं। अगले दिन रमा सरोज जी और मीरा से कहती है,
आज रोहन के पेपर खत्म हो गए हैं तो शाम को हम चॉकलेट केक मंगवा कर वो काटेंगे। मिताली मन ही मन सोचती है कि चॉकलेट केक काटेंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे काटते हैं चॉकलेट केक। रमा दीदी ज़रा उस बैग में से पैसे ला दो, मुझे केक मंगाना है। सरोज जी अंदर जाती हैं, अलमारी खोलकर चारों तरफ देखती हैं पर उसको कहीं भी रमा का बैग नज़र नहीं आता। सरोज जी घबरा कर मीरा को आवाज़ लगाती हैं, मीरा मीरा इधर आओ। क्या हुआ मम्मी? अरे मैंने रमा का बैग यहीं अलमारी में ही रखा था और अब कहीं भी दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सरोज जी परेशान होती हुई बाहर आती हैं और घबराते हुए रमा को सब बात बताती हैं। रमा बिल्कुल शांत रहती है और सही मौके का तलाश करती है। 2-3 दिन बाद सब शाम को खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक रमा मिताली के कमरे के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। अरे कितना लंबा सांप, कितना लंबा सांप, हाँ ये तो बहुत जहरीला है। अरे अलमारी के नीचे छिप गया। इतने में सोहन और मदन घबराते हुए आते हैं। क्या हुआ रमा? रमा दोनों से बोली, मैंने बहुत लंबा सांप अभी अलमारी के नीचे घुसते देखा है। वह कहते हैं, अच्छा आप रुकिए, हम अभी उसको पकड़ते हैं, और दोनों कमरे के अंदर आकर सांप ढूंढने लगते हैं। सोहन रमा से कहता है, मौसी यहाँ तो कोई सांप नहीं है। रमा, अरे अब क्या वहीं बैठा रहेगा, अलमारी में घुस गया होगा, अलमारी खोल कर तो देखो। मिताली बाहर से बोलते हुए आती है, नहीं नहीं अलमारी नहीं खुलेगी, मैं बोल रही हूँ ना अलमारी नहीं खुलेगी। मदन मिताली से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, यहाँ हमारी शेफाली सोती है और तुम कह रही हो कि अलमारी नहीं खुलेगी, कहीं सांप ने शेफाली को काट लिया तो? मदन अलमारी की चाबी उठा लेता है और अलमारी खोलता है। जैसे ही अलमारी खुलती है, रमा अपना बैग झट से उठा लेती है और बोलती है, यहाँ कोई सांप नहीं था, यह सांप था, इसने मेरा बैग चुराया था, तो बस मैं तो कोई मौका ढूंढ रही थी अपना बैग वापस लेने का। यह चली है मुझसे टक्कर लेने, पर जानती नहीं है मुझे, मेरा नाम रमा है, सरोज नहीं। मिताली, अरे इस पर्स में तो मेरे भी पैसे रखे हुए हैं, मेरे पैसे तो दो मुझे। रमा जोर से बोलती है, चल चोर कहेगी, तेरे पैसे, बड़ी आई पैसे वाली। मदन ने कहा, यह सही रहा, अब मिला शेर को सवा शेर। हंसते हुए वह कमरे से बाहर चला जाता है। मिताली, कोई बात नहीं, आज तुम सब हंस रहे हो मुझ पर, देख लूँगी एक दिन। सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं। मिताली खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह शेफाली से कहती है, मेरी तो हर चाल ही नाकामयाब रहती है, तू ही कुछ सोच शेफाली। शेफाली ने कहा, मैं क्यों सोचूं, जब मैंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे थे तब तो तुमने नहीं दिए, लो अब गए न तुम्हारे 20,000, और कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन रमा सोहन से कहती है, लो या पैसे लो और एक चॉकलेट केक ले आना, आज रात को चॉकलेट केक कटेगा, रोहन के पेपर खत्म होने की खुशी में। सोहन नज़र नीचे करते हुए, रहने दीजिए मासी, केक रहने दीजिए ना। रमा ने सोहन से कहा, क्या रहने दीजिए, जब तू कमाने लगेगा तब तेरे से पार्टी ले लूँगी, खिलाएगा ना बिरयानी। सोहन रमा से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं मौसी, कहीं कुछ काम मिले, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ मासी। रमा, परेशान मत हो सोहन, सब ठीक हो जाएगा। सोहन केक ले आता है और मीरा से कहता है, आज रात को हम सब मिलकर केक काटेंगे, अभी तुम इसको फ्रिज में रख दो। शेफाली केक की बात सुनकर केक खराब करने की सोचती है और फ्रिज के पास जाती है। फ्रिज को वह खोलने की कोशिश करती रहती है पर फ्रिज नहीं खुलता। इतने में रमा भी वहाँ आ जाती है और शेफाली से कहती है, अरे क्या देख रही हो शेफाली, फ्रिज नहीं खुलेगा, फ्रिज की चाबी तो मेरे पास है, और चाबी दिखाती है। शेफाली पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। रमा पीछे से कहती है, केक खराब करने आई थी ना। शेफाली मिताली से कहती है, माँ मुझे भी केक खाना है। मिताली ने कहा, तो जा खा ले वहीं पर जाकर, मुझे क्या कह रही है, छोड़ दे मुझे और जाकर मिल लाओ उन्हीं लोगों से, वैसे भी मैं केक किसी को खाने दूंगी तभी तो कोई खाएगा ना, देखती था जरा मैं रात को क्या करती हूँ। और दोनों मिलकर धीरे धीरे कुछ प्लान बनाने लगती हैं। रात को सब केक काटने के लिए कमरे में इकट्ठे होते हैं। रमा रोहन से कहती है, बेटा लो केक काटो। जैसे ही केक मेज पर रखते हैं एकदम से लाइट चली जाती है। सोहन ने कहा, अरे यह कैसे हो गया, इन्वर्टर तो चल रहा था, लाइट कैसे चली गई, मैं देख कर आता हूँ। रमा ने कहा, अरे बाहर क्यों जाते हो, अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लो। जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं मेज से केक गायब था। रमा ने कहा, अरे केक कहाँ गया, अभी तो यहीं था, सब बोलते हैं गायब कैसे हो गया केक। रमा ने सरोज दीदी से कहा, दीदी क्या तुम्हारे घर में भूत प्रेत है जो एकदम से केक गायब हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सब उदास मन से सोने चले जाते हैं। मिताली और शेफाली हंसती है, लो बड़े आए थे केक खाने वाले, खा लिया केक। सुबह सुबह रमा उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही होती है, तभी खंभे के पास क्या देखती है
कि चॉकलेट केक को कुत्ते खा रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है। खाने का इतना निरादर यह तो ठीक नहीं है। इनको तो अब सुधारना ही पड़ेगा। वह अपनी बहू सायरा से सारी बातें बताती है। सायरा रमा जी से कहती है, आपको अभी और सावधान रहने की ज़रूरत है मम्मी जी, क्योंकि वह कदम कदम पर आपसे बदला लेगी। रमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूँगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें रोज़ की खबर देती रहूँगी। मदन मीरा से कहता है, भाभी आज सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते हुए रसोई का राशन लेता आऊँगा। मदन मिताली को आवाज़ लगाता है, मिताली, ओ मिताली, ज़रा मुझे 10,000 रुपये ला दो, आज घर का राशन लाना है। मिताली गुस्से से दंदनाती हुई कहती है, कोई 10,000 रुपये नहीं है मेरे पास। यह जो लोग खाते हैं ना खाली बैठे हुए, इनसे बोलो राशन यही लाएंगे। जब देखो तब बस खाने का ही काम करते हैं, और तो कोई काम बचा नहीं है इनके पास। मदन मिताली से कहता है, कभी तो चुप रह लिया करो, हर समय बस बोलने का ही काम है तुम्हें तो। मिताली कहती है, मैंने बोला ना पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। मीरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे कुछ समय खींचता है। रसोई का राशन भी खत्म होने लगता है। अब मीरा को खाना बनाने में दिक्कत होने लगती है। कभी कुछ सामान खत्म होता तो कभी कुछ सामान। वह क्या करे, कैसे करे, उसे समझ नहीं आता। सोहन मीरा से कहता है, तुम इतनी उदास क्यों हो, कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मीरा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं ठीक हूँ। सोहन मीरा से बोलता है, मीरा सुबह मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना देना, मुझे कल जल्दी काम से कहीं जाना है। मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है, बना दूंगी। अगले दिन सुबह मीरा नाश्ता बनाकर खाने के लिए सोहन को बुलाती है। सोहन, आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। सोहन, मीरा आता हूँ, अभी ज़रा सा तैयार हो रहा हूँ, आज मुझे जल्दी है ज़रा। सोहन तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। इतने में मिताली उधर से निकलती है और मीरा से बोलती है, सुबह सुबह कुछ काम और नहीं है तुम्हें? जब देखो तब चोरी छुपे अपने पति और अपने बेटे को नाश्ता कराती रहती हो। और देखो इसको भी तो जरा सी शर्म नहीं आती, आराम से कैसे नाश्ता करने बैठ गया। बेशर्मी की तो हद है, निखट्टू कहीं का, कुछ काम तो करता नहीं, बस बैठा रहता है। और एक ये है, अगर इसका पति काम नहीं कर रहा तो इतना भी नहीं कि खुद ही जाकर कहीं काम कर ले, निर्लज्ज कहीं की। सोहन बिना नाश्ता करे उठ जाता है और मीरा से बोलता है, मीरा मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मीरा मिताली से बोलती है, मिताली कभी तो चुप रह जाया करो, अगर मैं तुम्हारी सब बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बोलना नहीं जानती या मैं कुछ करना नहीं जानती। और एक थप्पड़ मिताली के गाल पर जड़ देती है। अब तक उसको कहती थी तो वो बर्दाश्त करती रहती थी, अब जब उसके पति पर बात आई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मिताली गुस्से से, एक तो मेरा ही खाना खाती है और मुझ पर हाथ भी उठाती है। मीरा ने कहा, मिताली ज़्यादा मत बोलो, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तेरा घर में रहना दूभर कर दूंगी। रमा मीरा को मिताली का जवाब देते हुए सुन लेती है और बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि आज मीरा में आत्मसम्मान का भाव आ गया है, अब तो ज़रूर सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर बाहर आकर मीरा, यह तूने आज बहुत सही काम किया। फिर रमा जी भी एक थप्पड़ मिताली को मारती हैं और कहती हैं कि भूल गई वह दिन जब तेरे पति को सोहन ने और तुझे मीरा ने बचाया था। उन सब का यही नाम दे रही है इन सब लोगों को। शर्म नहीं आती तुझे, किसी के उपकार को ऐसे ही भूल जाती है। और शायद तुझे याद नहीं कि आज तेरी बेटी शेफाली भी सोहन की वजह से ही जिंदा है। उस दिन मीरा का मन किसी काम में नहीं लगा, उसे अपने पति की इतनी बेइज्जती सही नहीं गई। वह अपने कमरे में जाकर बस रोती रही। मीरा मन ही मन सोच लेती है कि आज के बाद वो इस घर में नहीं रहेगी, चाहे उसको कैसे भी कुछ भी करना पड़े। वह यहाँ रहकर रोहन की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। आज वह रात को अपने पति के आने के बाद रातों रात घर से निकल जाएगी। मीरा को इसी उधेड़ बुन में रोते रोते शाम हो जाती है और वह सोहन का इंतज़ार करती रहती है। सोहन अभी तक घर नहीं आया, रात हो गई थी। सरोज और मीरा को चिंता होने लगती है। मीरा रात को बाहर सोहन के इंतज़ार में दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और बेचैन सी अंदर बाहर घूमती रहती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोहन अब तक घर क्यों नहीं आया? इतने में वह देखती है शेफाली किसी लड़के के साथ बाइक पर आ रही है। शेफाली बाइक से नीचे उतरी और लड़के को हक करके बोलती है, आई लव यू। लड़का आई लव यू टू बोलकर निकल जाता है। शेफाली के हाथ में बहुत सारे पैकेट होते हैं। मीरा शेफाली से कहती है, यह क्या शेफाली, यह लड़का कौन है और तुम इसके साथ इतनी रात को क्यों आई हो?
यह बिल्कुल सही नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर मिताली बाहर आ जाती है। अरे तुम शेफाली को क्या कह रही हो? मीरा मिताली से कहती है, शेफाली किसी लड़के के साथ इतनी रात को बाइक पर आई है और उसको इसने आई लव यू बोला है। अभी ये है ही कितनी क्लास में? क्या लड़कियों के ये लक्षण सही है? तुम इसको कुछ समझाती क्यों नहीं? अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है और ये सब क्या कर रही है? क्यों तुम इसकी ज़िंदगी खराब कर रही हो मिताली? मिताली मीरा से कही, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है, तुम अपने काम से काम रखो। मिताली शेफाली से कहती है, यह सब क्या है और वो लड़का कौन था? शेफाली ने मिताली से कहा, माँ वह मेरा टाइम पास बॉयफ्रेंड है। अभी तू है ही कितनी बड़ी, बॉयफ्रेंड और वो भी टाइम पास। ओ मम्मी तुम नहीं समझोगी, मतलब यह सामान मैंने सारा उसी के पैसों से खरीदा है। तुमने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया था और मुझे तो खरीदना ही था। वो तो बस इतने ही मेरा बॉयफ्रेंड है जितना वो मुझको सामान दिलाता है। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूँगी। मिताली ने कहा, क्या वह तुझे छोड़ देगा? अरे टाइम पास कर रही हूँ। मिताली शेफाली से बोली, तू तो बिल्कुल मुझ पर गई है। अरे तू कब से इतनी समझदार हो गई? ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रही है। मीरा मिताली से कहती है, कैसी माँ हो तुम? बेटी को सही रास्ता दिखाने की जगह गलत रास्ता दिखा रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही मिताली। मिताली ने कहा, जाओ जाओ अपना काम करो और इस घर की नौकरानी बन कर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। मीरा सोचने लगती है, क्या मैं सच में इस घर की नौकरानी हूँ? मैं इतना सब इसके लिए करती हूँ और इसकी मेरे लिए यह सोच है। अब तो वह पक्का मन बना लेती है कि मुझे किसी भी कीमत पर इस घर में बिल्कुल नहीं रहना, चाहे मुझे खुद कहीं नौकरी करनी पड़े। दोनों छोटा मोटा काम करके ही सही बच्चे की परवरिश तो कर ही लेंगे। वह मन में यही सब सोचते हुए सोहन का इंतज़ार करने लगती है और परेशान सी इधर उधर घूमती है। इतने में सोहन ऑटो से राशन का सामान और कुछ पैकेट लिया हुआ उतरता है। मीरा सोहन से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दी और यह सब क्या है? सोहन खुश होते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, अंदर तो चलो सब बताता हूँ। सरोज जी सोहन से बोली, कहाँ था बेटा सुबह से? कितना परेशान हो रहे थे मैं और मीरा। माँ लो पहले बैठो, मुँह मीठा करो। रमा खुशी से बोलते हुए, अरे मुझे तो पहले ही पता था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, सुबह की शुरुआत जो इतनी अच्छी हुई थी। मीरा ने जब मिताली को थप्पड़ मारा था तब मिताली का मुंह तो देखने लायक था। अरे मुझे तो पता था मेरी फॉरेनर बहू सायरा का कमाल है। सोहन ने कहा, मम्मी मीरा मुझे आज बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अब किसी को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी और घर में खुशी का माहौल छा जाता है। रमा खुश होते हुए बोलती है, चलो इसी खुशी में नए साल पर पार्टी रख लेते हैं। मीरा ने कहा, हाँ हाँ मासी क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए, किसी से मिले नहीं, कहीं आए गए भी नहीं। सरोज ने कहा, क्या यह ठीक रहेगा? कहीं पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। मीरा ने कहा, ऐसा कैसे हो जाएगी? अब तो मैं अपने पति के पैसों से पार्टी करूंगी, कोई ज़रा माहौल घर का खराब तो करके देखे। अभी तो मैंने अकेले में थप्पड़ मारा है, अगर किसी ने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो मैं मेहमानों के सामने थप्पड़ मारने से नहीं छोड़ूंगी और अब सबक सिखा भी दूंगी। रमा ने कहा, मुझे तो यहाँ किसी के जलने की बू आ रही है। हमें क्या, कोई जले तो जले, हम तो खुश हैं। दुनिया जले तो जले, हमारे घर तो खुशियाँ आई, क्यों ना हम उनका हंस बोलकर स्वागत करें। मीरा ने कहा, हाँ मासी बात तो सही है आपकी, आखिर एक दिन तो सब चीज़ों का अंत होता ही है। अच्छाई कब तक दबी रह सकती है? कभी तो अच्छा करने वालों को वापस अच्छाई मिलती ही है। सारे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, सब नए वर्ष की पार्टी की तैयारी करने लगते हैं और उधर मिताली मन ही मन चिढ़ने लगती है। अब तो मेरा शासन खत्म हो गया, अब तो वापस से वह काली मीरा सब पर राज करेगी। उसके पति की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी जो लग गई है और अब तो वह पार्टी करने चल दिए। सरोज रीता से फ़ोन करके कहती है, रीता 9 वर्ष की पार्टी पर तुम भी आना और अपने पति को ज़रूर लेकर आना, काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। अपनी सभी सहेलियों को, मीना, पायल, आरती, सुषमा, नीलम, निशा, मधुलिका, रजनी, जया, सारिका सबको फ़ोन करती है। उधर मीरा अपने रिश्तेदारों को और अपनी सहेलियों को फ़ोन करती है। सब बहुत खुश होकर बोलते हैं, हाँ हम सब ज़रूर आ रहे हैं 9 वर्ष की पार्टी पर। उधर रमा नीतू को फ़ोन मिलाकर बोलती है, नीतू 9 वर्ष की पार्टी में ज़रूर आना, उस दिन किसी शूटिंग का प्रोग्राम मत बना लेना और हाँ अपने पति को भी ज़रूर लेकर आना। नीतू ने कहा, हाँ हाँ आंटी ज़रूर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
अरे बिमला, मैं रमा बोल रही हूँ। मेरी बहन सरोज के यहाँ पार्टी है और तुम सब ज़रूर आना। हाँ, मेरी और सहेलियों को बोल देना जिनके साथ मैं किटी पार्टी करती हूँ, वह भी आ जाएंगी। हम सब मिलकर यहाँ 9 वर्ष का अच्छे से स्वागत करेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। सबको ज़रूर ज़रूर ले आना। सरोज रमा से कहा, अरे तुम अपनी फॉरेनर बहू को फ़ोन कर दिया? मीरा ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने सबसे पहले सायरा को ही फ़ोन करा था। उसकी वजह से ही तो हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं। उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उधर सोहन मदन भी अपने दोस्तों को फ़ोन कर देते हैं। पार्टी की तैयारी होने लगती है। सब बोलते हैं, मासी पार्टी का मेन्यू तो आप ही बना लो, जो आप बनाओगी हम सब खा लेंगे। रमा मेन्यू डिसाइड करने बैठ जाती है। बोलती है, खाना ही तो सबसे मेन होता है। खाना तो सबसे लजीज होना चाहिए, जिसे खाकर आने वाला खाने का स्वाद न भूले। और सबकी सलाह से खाने और नाश्ते का प्रबंध अच्छी जगह से खाना बुक करवा देती है। उधर से फाली मिताली से, मैं तो उधर जा रही हूँ, सब लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और मैं इधर बेकार परेशान घूम रही हूँ। सब लोग वहाँ कितनी तैयारी कर रहे हैं, मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, मैं तो जा रही हूँ। मिताली ने शेफाली से कहा, तू ऐसे कैसे जा सकती है? क्या तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है? देख जरा। शेफाली ने कहा, शर्म कैसी, जैसे पापा गए हैं वैसे ही मैं चली जाऊंगी। शेफाली जाकर मीरा से कहती है, ताई जी मुझे भी पार्टी में आना है। मीरा ने कहा, हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, तुम भी आओ और अपने दोस्तों को भी बुला लो। हाँ, मैं अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ। घर की डेकोरेशन और कपड़ों का जिम्मा मीरा ले लेती है। वह सबके लिए सुंदर सुंदर कपड़े और घर को सुंदर से सजवाती है। वह दिन आ ही जाता है। घर पूरा अच्छे से सजा हुआ है। चारों तरफ रोशनी हो रही है। फूलों की जगह जगह बंधनवार लगी हुई है। बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है। खाने का अच्छा इंतज़ाम है। एक तरफ स्नैक्स, दूसरी तरफ खाना सुंदर ढंग से सजा हुआ है। पूरा घर बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ है। मेहमान आना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सारी सहेलियां आ जाती हैं। मीरा ने कहा, आओ सायरा भाभी। अरे भैया आप भी आइए, आप दोनों का स्वागत है। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोहन ने कहा, आओ सायरा, आज आपकी वजह से ही यह सब हो पाया है। सायरा ने कहा, नहीं नहीं सोहन भैया, हमारी वजह से कुछ नहीं, सब आपकी काबिलियत है। आप में टैलेंट जो इतना है, आपको अपनी मेहनत की वजह से ही सब मिला है। नीतू को देखकर रमा ने कहा, आओ आओ नीतू, कैसी हो? ठीक हूँ आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब हंसी खुशी पार्टी एंजॉय करते हैं। इतने में सायरा की नज़र शेफाली के साथ खड़े लड़के पर पड़ती है। देखती है शेफाली के साथ यह लड़का सनी है। अरे यह तो वही लड़का है जिसने मेरी फ्रेंड रिया को धोखा दिया था। इसका मतलब अगला निशाना शेफाली है इसका। लेकिन मिताली को तो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं और अभी मैं यहाँ कुछ नहीं बोलती, चुपचाप तमाशा देखती हूँ। सही वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। शेफाली सनी से बोली, पार्टी कैसी लग रही है सनी? पार्टी तो तुम्हारे घर की अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग कितने पैसे वाले लोग हो। तुम्हारे पास पता नहीं कितना सोना चांदी और रुपए हैं। शेफाली ने कहा, हाँ हाँ वह तो है ही, मेरे माँ के पास ढेर सारे गहने और बहुत सारे पैसे हैं। तुम बताओ खाना कैसा लगा? और सब शेफाली ने सनी से पूछा। सब बहुत ही अच्छा है। मैं क्या तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। सब लोग डांस करते हैं, खाना खाते हैं, पूरा घर खुशियों से भर जाता है। शायद उनके घर बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई थी। सब बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो जाती है और लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर अपने घर को चले जाते हैं। सब खाने की सजावट की और उनकी मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ़ करते हैं। सरोज, मीरा, रमा और घर वाले सब बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, आज सबकी मनचाही मुराद जो पूरी हो गई थी। जो कमी उनके घर इतने टाइम से चल रही थी, सोहन की नौकरी ना होने की वजह से, अब सोहन के पैसों से घर चलने लगा और मीरा अपने सास ससुर का पहले जैसे ही ध्यान रखने लगी। दूसरे दिन सुबह शेफाली अपने माँ से कहती है, माँ कल रात ताई जी के यहाँ बहुत अच्छी पार्टी रही। खाना तो इतना स्वादिष्ट था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उधर रमा सुन लेती है और बोलती हुई आती है, खाना इतना डिलीशियस था कि अभी तक स्वाद मुंह में है और हाथों में खुशबू। सबने मिलकर इतना अच्छा डांस किया। हमने तो कितना 9 वर्ष के स्वागत में अच्छा खाया, अच्छा पिया और खूब मौज मस्ती की। पर कुछ लोग जो है ना, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उफ छोड़ो, पुअर सोच, बैड लक, बेड स्टार्टिंग न्यू ईयर। छोड़ो, हमारा तो नया साल बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुआ है। पूरे साल देखो क्या क्या होता है। और वहाँ से चली जाती है। उधर सायरा और मीरा बात कर रही हैं। सायरा मीरा से कहती है, मीरा तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, मुझे अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
मैंने तुम्हें वैसे सब बता दिया है, तुम वक्त आने पर अपने हिसाब से संभाल लेना, क्योंकि मिताली का तो तुम्हें पता ही है, मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती। मीरा ने कहा, हाँ हाँ भाभी, मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता न करें। सारा भाभी, मैं अब वह मीरा नहीं रही जो बात बात पर अपनी बेइज्जती करवा दूंगी। इतने में रमा ने कहा, अरे कौन बोला, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सायरा ने कहा, ओ मम्मा, पार्टी तो कब की खत्म हो चुकी है, अब तो आप गानों से बाहर आइए। रमा ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मीरा के लिए बोल रही थी। अच्छा, अब हमारी मीरा बहुत समझदार हो रही है। मेरा कोई बात नहीं, अब तेरा टाइम आ गया है, थोड़ा संभल कर रहना उस मिताली से। सारा बोलती है, भाभी मैं ज़रा किसी काम से जा रही हूँ, दोपहर तक आती हूँ। रोहन ने कहा, चाची आप कहाँ जा रही हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सायरा ने कहा, हाँ, मैं पास में एक एनजीओ है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। थैंक यू चाची, मैं पेपर ख़त्म होने के बाद वैसे भी घर पर बोर हो रहा था, आपके साथ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों चले जाते हैं। उधर मिताली कमरे से बाहर आती है, मीरा से बोलती है, मीरा मेरे कपड़े 2 दिन से मशीन में पड़े हैं, उन्हें धोया नहीं? मीरा ने कहा, वो क्या है ना, अब आप अपने कपड़े खुद धो लो, और हाँ, साथ में अपनी बिगड़ी बेटी को भी बुला लो। सुनो, औरों के भी कपड़े पड़े हैं, वह भी धो देना। मिताली ने कहा, मैं धोऊंगी वो भी कपड़े? मीरा ने कहा, हाँ हाँ तुम धोओगी। और हाँ सुनो, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, खाना भी तुम ही बना लेना, अब तो यह घर मेरे पति के पैसों से चलता है, समझी? मिताली कपड़े धोकर ऊपर जाती है। पीछे पीछे रमा भी आ जाती है और बोलती है, यह तो घर के नौकरों का काम है, हम जैसे लोग तो चश्मा लगाकर घूमते फिरते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। और हाँ, मेरे कपड़े ज़रा झटक कर अच्छी तरह सुखाना, सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। इसको मैं बताती हूँ बुढ़िया को, नीचे आकर मुझसे नहीं होगा काम वाम, मीरा तुम ही करो ना काम। मीरा ने कहा, क्यों नहीं होगा तुमसे काम? ऐसा है, चुपचाप काम कर, जिस स्टोर में मुझे बंद करने की धमकी देती थी उसी में खिंची हुई ले जाऊंगी, कोई बचाने भी नहीं आएगा। अब मिताली मीरा से डरने लगी थी और वह घर का काम भी करने लगी, और उसे पता था कि अब कोई उसकी तरफदारी नहीं करेगा। पर हाँ, उसे रमा पर बहुत गुस्सा आया और उसने रमा के सारे कपड़े लिए और जला दिए, और गुस्से में बोलती है, ज़्यादा आई थी हमारे घर पर रौब चलाने, अब देखती हूँ क्या पहनती है। और जाकर स्टोर रूम से नटराज की मूर्ति बेचने के लिए ले जाती है कि इससे काफ़ी पैसे मिल जाएंगे, मूर्ति क्योंकि 200 साल पुरानी है। नटराज की मूर्ति लेकर वह एक एंटीक शोरूम पर जाती है और मूर्ति का मोल भाव करने लगती है। मूर्ति का मोल भाव कर रही होती है, तभी रोहन मिताली को देख लेता है और सायरा से बोलता है, चाची देखो, चाची हैं यहाँ पर, हम उनको भी साथ ले चलते हैं, वह इतनी धूप में घर कैसे आएंगी? दोनों दुकान पर जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। मिताली उसके नाना जी की दी हुई मूर्ति लिए हुए खड़ी थी। चाची, मूर्ति तो माँ की है, उनको उनके पिताजी ने दी थी, आप इसको क्यों लेकर आई हो? मिताली ने कहा, बेटा मैं इसको साफ करवाने के लिए लाई हूँ, हम इसको फिर ड्राइंग रूम में रख सकते हैं ना? दुकानदार ने कहा, अरे क्या कह रही हैं? मिताली ने कहा, हाँ चुपचाप सुनो, इसकी पॉलिश करो और इसको चमका दो, मैं इसको लेकर जा रही हूँ अभी। सायरा ने कहा, हाँ हाँ ठीक कह रही हो मिताली तुम, हाँ हम गाड़ी में बैठे हैं, मूर्ति साफ हो जाए तो गाड़ी में रखवा देना। और हाँ मिताली तुम भी साथ चलो। मिताली ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मैं खुद आ जाऊँगी, बड़ी आई गाड़ी वाली। सारा अपने साथ मूर्ति लेकर गाड़ी में आ जाती है। तभी रोहन कहता है, चाची चाची रुकिए, देखिए शेफाली उसी लड़के से बात कर रही है जो पार्टी में आया था, और यह देखो शेफाली। सारा, छोड़ो बेटा, हमें क्या करना है, हम घर चलते हैं। वह दोनों उसकी सनी के साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। उधर मिताली को कोई वाहन नहीं मिलता और वह धूप में परेशान होकर आती है और थक जाती है। मन ही मन वह बहुत झुंझलाई रहती है। थोड़ी देर में शेफाली भी वहाँ आ जाती है और कहती है, मम्मा कल बर्थडे है, मुझे अलमारी की चाबी दे दो। माँ पूछती है, किसका बर्थडे है? शेफाली ने कहा, वह मेरा एक दोस्त है ना, कल हम उसके जन्मदिन पर प्ले कर रहे हैं जिसमें मुझे साड़ी पहननी है। मिताली ने कहा, ठीक है, चाबी लो और ध्यान से छुपा कर रखना तकिए के नीचे। शेफाली चाबी ले लेती है और वह उसमें से गहने, साड़ी, रुपए निकाल कर अपने पास रख लेती है और चाबी वापस तकिए के नीचे रख देती है। उधर सायरा मीरा की सब बातें बताती है। मुझे लग रहा है कि शेफाली उस लड़के के साथ भागने वाली है, मैंने आज उसको बात करते हुए देखा है।
मिताली ने रमा के कपड़े जला दिए थे तो रमा मॉडल फैंसी कपड़े लेकर आती है। मिताली से बोलती है, तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुमसे हार मान जाऊंगी? तुमने मेरे कपड़े जला दिए तो देखो मैं 20,000 रुपये के कपड़े लेकर आई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमा मिताली को देखकर गाना गाने लगती है। हाय जोर का झटका लगा, हाय लगा, और गाना गाती है। उसका मॉडर्न लुक देखकर सरोज और मीरा बहुत हंसते हैं। मीरा ने कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया मासी, इसमें आप बहुत स्मार्ट लग रही हो। अगले दिन मिताली को शेफाली का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। वह बार बार उसको फ़ोन करती है और परेशान इधर उधर घूमती है, परंतु शेफाली फ़ोन नहीं उठाती। उधर शेफाली ज्वेलरी और रुपए लेकर अपने दोस्त सनी के पास जाती है। आ गई शेफाली, तुम अपने घर से ज्वेलरी और पैसे तो लाई हो ना? हाँ हाँ सनी, लाई हूँ, देखो इस बैग में है। बैग दिखाती है। सनी बैग देखकर बहुत खुश होता है। शेफाली कहती है, इससे पहले घर के लोग हम तक पहुँचे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वह कितनी खतरनाक है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगी। भाग जाना चाहिए, पागल है क्या? मैं अकेला पैसा लूँगा, तुझे तेरे किसी गाड़ी के नीचे धक्का दे दूँगा। घर वाले सोचेंगे कि बिगड़ी हुई लड़की है, घर से सामान चुरा कर लाई है तो डर से खुदकुशी कर ली होगी, और मैं इन पैसों पर ऐश करूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते सनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे ही कहने पर अपनी माँ का सामान लाई हूँ। पागल कहीं कि मैं और तेरे साथ, और खूब जोर से हंसता है। मिताली मीरा से झगड़ा करती है, बोलती है, इन लोगों के कहने पर कितने दिन तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर लोगी? रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मीरा ने कहा, जा मुझे क्या देखोगी? अब मैं पहले वाली मीरा नहीं हूँ। अपनी बेटी को देख जो तुझे छोड़कर जाने वाली है, जा उसे संभाल ले पहले। मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। और तुम ऐसे मेरी शेफाली को कैसे बदनाम कर रही हो? मैं एक बात नहीं सुनूंगी तुम लोगों की। हाँ। तभी सायरा को एक फ़ोन आता है और सायरा फ़ोन सुनकर चौंक जाती है। सायरा बोलती है, एक बार बात तो सुन लो मिताली। नहीं नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। रमा ने कहा, एक बार मिताली शांत दिमाग से बातें सुनो, फिर जो मन में आए वो करना। मिताली, चुप रह बुढ़ी, सब मिलकर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें तो सबको मैं एक दिन देख लूँगी। पहले तुम क्या कम थी, यहाँ जो अपनी बहू को भी बुला लिया है। हर समय मेरी छाती पर मूंग दलते रहते हो। मेरी बेटी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं, वह कोई गलत काम नहीं कर सकती। तुम लोग उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। कमरे में आकर शेफाली को आवाज़ देती है, शेफाली शेफाली, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ चली जाती है, हर समय बाहर ही घूमती रहती है। आने दो उसको, शाम को तब देखती हूँ। घर पर तो उसका मन ही नहीं लगता। उसका बाहर आना जाना बंद नहीं किया तो मेरा नाम भी मिताली नहीं। शेफाली कमरे में नहीं होती। मिताली उसके सब दोस्तों को फ़ोन लगाती है, लेकिन वह किसी के साथ नहीं होती। इतने में मदन ऑफिस से घर आ जाता है। शेफाली आओ डिनर करते हैं। मिताली ने कहा, मदन शेफाली घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। शेफाली घर पर नहीं है और तुम मुझसे अब कह रही हो, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया था? बाहर आकर, भैया शेफाली घर पर नहीं है, बताओ हमें क्या करना चाहिए? मैंने आज शेफाली को, जो लड़का हमारे न्यू ईयर की पार्टी में आया था, जिसने अपने बाल ब्राउन किए हुए थे, उस लड़के के साथ देखा था। हम क्यों न पुलिस कंप्लेन कर दें? सायरा ने कहा, भैया पुलिस में तो कंप्लेन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए। आप और मदन भैया मिताली भाभी को लेकर पीछे पीछे आइए। उधर सायरा मीरा से कहती है, चलो जल्दी मीरा। और वह लोग जहाँ सनी ने सायरा की फ्रेंड को मारा था, उसको सनी की गतिविधियों का पता था। वह सब उसी स्थान पर आ जाते हैं, क्योंकि वह सनी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती है। अपनी दोस्त की मौत का बदला भी लेना चाहती थी। पीछे पीछे मिताली भी आ जाती है। वह लोग सनी के पास पहुंच जाते हैं। सायरा सनी को जोर से थप्पड़ लगाती है, बोलती है, हत्यारा कहीं का, तूने ऐसी ही चाल चलकर मेरी दोस्त को भी मारा था। मीरा भी थप्पड़ लगाती हुई बोलती है, तूने सोचा था हर बार जो तू चाहता है वही होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी दूसरे का पलड़ा भी भारी हो जाता है। सनी की बीवी जो गाड़ी लेकर शेफाली को मारना चाहती थी, वह मीरा और सायरा के पहले आने से अपनी चाल में नाकामयाब हो जाती है। मीरा उसकी बीवी की गाड़ी रुकवा लेती है और उसको भी गाड़ी से उतार कर सनी के साथ खड़ा कर देते हैं। उधर मिताली आते ही सबसे पहले सनी के हाथ से अपने पैसे और बैग छीन लेती है, इससे पहले कोई और ले, और बोलती है, शेफाली तुमने मेरे पैसे चुराए,
तुझे तो मैं बताती हूँ, शर्म नहीं आई तुझे? शेफाली मीरा के गले लग जाती है और बोलती है, ताई जी आपने आकर समय पर मुझे बचा लिया, नहीं तो यह सनी बहुत बुरा लड़का है, मुझे तो मार ही देता और सारे पैसे लेकर भाग जाता। आपने बहुत अच्छा किया। इतने में मदन और सोहन पुलिस को लेकर आ जाते हैं। पुलिस सनी को पकड़ लेती है और कहती है, सनी तुम्हारी हमें बहुत दिनों से तलाश थी, तुमने पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर मारा है, अब तुम नहीं बच पाओगे, और दोनों को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस सायरा को धन्यवाद बोलती है, आपने एक मुजरिम को पकड़वाया और कितनी लड़कियों को इस गुनाहगार के हाथों से बचाया। सायरा ने कहा, मेरे पास इसके खिलाफ सब सबूत हैं, मैं कल आकर थाने में जमा कर दूंगी। सायरा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। वह एक लंबी गहरी सुकून की सांस लेती है। वह अपनी दोस्त की मृत्यु का बदला ले लेती है। सब घर आ जाते हैं। मदन और सोहन शेफाली को समझाते हैं। शेफाली कहती है, अब आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगी। सब सायरा को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी सही सलामत है, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहें। सायरा ने कहा, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। सायरा ने कहा, आप सबको धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं, जैसी आपकी बेटी वैसी ही मेरी भी है। मैं सन्नी पर बहुत दिन से नज़र लगाई हुई थी और उसकी एक हरकत देख रही थी। जब वह न्यू ईयर की पार्टी में आया था तब मैंने शेफाली और उसको साथ देख लिया था। बस तभी से मैं थोड़ी चौकन्नी हो गई थी, मुझे पता था कि वह अब क्या करेगा। हमने कल शेफाली को उससे बात करते हुए सुन लिया था और हमने मिताली को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें पता था मिताली हमारी बात नहीं मानेगी। मैं और मीरा सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। अब सही समय आने पर सन्नी पुलिस की गिरफ्त में है और हमारी शेफाली घर पर। शेफाली, मैं तुम लोगों से नफ़रत करती हूँ। मीरा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी, कई बार मैंने तुमको रोका, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं समझती। शेफाली ने कहा, अगर तुमने मेरी जान बचा ली है तो क्या अब एहसान जताते रहोगे? मैं तुम सबसे नफ़रत करती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिताली ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो ना। शेफाली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मीरा शेफाली को समझाते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद जो तुम्हारे मन में आए वो करना। मीरा शेफाली को कहानी सुनाती है। शेफाली, सुनो, नवरात्रि के दिन थे, एक बड़े से घर में एक सुंदर प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। सारा घर खुशी से झूम उठा। वह लड़की 1 महीने की हो गई। वह हर समय रोती रहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसकी किडनी सही नहीं है, वह ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। सारा घर परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर की दवाई से 1 महीना आराम रहा। एक दिन वह लड़की रात को रोती रही। सरोज ने मिताली से कहा, यह क्यों रो रही है, इसको चुप कराओ, इसको दूध पिलाओ, देखो तो सही क्या हुआ है। उसकी माँ बोली, मैं इसका कुछ नहीं करूँगी, रोती है तो इसे रोने दो, कल की मरती है तो आज मर जाए, मैं तो दूसरा बेबी पैदा कर लूँगी, और हाँ तुम्हें ज़्यादा हमदर्दी है तो तुम इसे पाल लो। ऐसा कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। सोहन की अपने बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी। बॉस ने कहा, सोहन सुनो, हमें अटेंडर हर हालत में मिलना चाहिए, तुम्हें पता है यह हमारी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है। सोहन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा यह टेंडर हमें ही मिले, आप चिंता न कीजिए, मैं क्लाइंट से कैसे बात करनी है अच्छे से जानता हूँ। बॉस ने कहा, हाँ हाँ मुझे पूरा विश्वास है तुम यह सब काम अच्छे से कर पाओगे, जाओ प्रेजेंटेशन तैयार कर लो। इतने में फ़ोन बजता है। मीरा ने कहा, हेलो सोहन, गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। सोहन ने कहा, तुम गुड़िया को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। बॉस ने कहा, मिस्टर जहाँ तक मुझे पता है आपके एक बेटा है और यह बेटी। सोहन, तुम प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हो। सोहन ने कहा, सॉरी सर, मैम मुझे यह काम छोड़कर जाना पड़ेगा, पहले मेरा घर है। बॉस ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा, तुम किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में काम नहीं कर पाओगे, सोच लो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हारा कैरियर या पहले या दूसरे का बच्चा। सोहन ने कहा, आप कुछ भी कहिए, कुछ भी हो मैम, मुझे जाना ही होगा। मीरा ने कहा, आप कितने देर में आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूं। सोहन सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर मीरा और सरोज मोहन हॉस्पिटल में है।
डॉक्टर ने कहा आप बच्ची को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। अगर आप थोड़ी भी देर करते तो कुछ भी हो सकता था। हमें इसकी किडनी तुरंत ट्रांसप्लांट करनी होगी। सोहन ने कहा मैं किडनी देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा 20 लाख रुपए और किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी होगी। सोहन ने कहा ठीक है, चलिए जल्दी से हम पैसों का इंतजाम करते हैं। सोहन सरोज से कहता है एफडी वगैरह सब मिलाकर मैं 15,000 रुपये का इंतजाम कर पाया हूँ, बाकी के पैसे कैसे इंतजाम कर पाऊँगा, और अभी गुड़िया के पापा को आने में 15 दिन बाकी हैं, इतने में तो काफ़ी देर हो जाएगी। सरोज ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। मैं अपनी बहन को फ़ोन लगाती हूँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। अपनी बहन को फ़ोन लगाती हैं और बहन से 5 लाख रुपए की मदद मांगती हैं। डॉक्टर उस लड़की का ऑपरेशन करते हैं। धीरे धीरे वह लड़की ठीक होने लगती है, उसकी हालत में सुधार आ जाता है। घर वाले सब खुश हो जाते हैं। उसी दिन उसके पापा भी घर पर आ जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। मदन को जब पता लगता है मिताली उसके बेटी के लिए क्या कह रही थी, तो वह बोलता है तुम कैसी माँ हो, आज से मेरा तुम्हारा दुनिया के सामने पति पत्नी का रिश्ता है। वैसे तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मुझे तुम्हारी घटिया सोच पर बहुत तरस आ रहा है। क्या बोली थी तुम, मैं दूसरा बेबी कर लूँगी, छी। फिर उनकी नौकरी का क्या हुआ जिन्होंने उस लड़की को किडनी दी थी। मीरा ने कहा होना क्या था, थोड़े दिन सब सही था, बाद में लोग उनको निखट्टू और कामचोर कहने लगे। इतने में रमा बोल पड़ती है क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि वह लड़की कौन थी। शेफाली ने कहा हाँ हाँ बताइए वे लड़की कौन थी। रमा ने कहा वह लड़की कोई और नहीं तुम हो। शेफाली रोने लगती है। शेफाली ने कहा आप सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी माँ ने आज तक मुझे बताया तक नहीं। आप लोग कितने अच्छे हैं, आपने कभी नहीं जताया। ताऊ जी ने तो मेरे लिए अपना करियर और अपनी किडनी तक दे दी है, लेकिन मेरी माँ हमेशा आप लोगों के खिलाफ मेरे मन में जहर भरती रही। मैं आप लोगों से दूर होती रही। आप लोग कितने अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर दो चाचू, मुझे माफ़ कर दो। शेफाली मिताली से कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मिताली हाथ जोड़ते हुए बोलती है मुझे माफ़ कर दो बेटा। सरोज ने कहा हर बार की तरह इस बार भी तेरी नौटंकी तुझे एक शर्त पर माफ़ करेंगे। जैसे तूने अपने ससुर को धक्का देकर नीचे गिराया है, अब तू उनकी सेवा करके ठीक कर। जब वह ठीक हो जाएंगे तभी तेरी सच्ची माफ़ी है। अब शेफाली अपने ताऊ जी ताई जी से बहुत प्यार करने लगती है और पढ़ने में भी मन लगाने लगती है। रोहन और शेफाली मिलकर पढ़ते हैं, हंसते बोलते हैं। घर में वापस खुशियों का माहौल आ जाता है। रमा सरोज से कहती है अंत भला तो सब भला। दोनों गले मिलकर हंसती है। अब यह पता नहीं शेफाली मिताली को माफ़ कर पाई या नहीं। रमा और सायरा अपने घर चले जाती हैं। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।